नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग नामक प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न पत्र MA अर्थशास्त्र सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैंने प्रथम और द्वितीय इकाई के वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। इस यूनिट में हम लोग आर प्रोग्रामिंग, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह यूनिट पहले और दूसरी यूनिट की तुलना में थोड़ी सी कठिन लगेगी आप लोगों को, इसमें टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज हुए हैं, इसलिए अनुरोध है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि आप इसे देखते समय अच्छे से समझें, नोट कर सके और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक साबित हो सके। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि आर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। आर प्रोग्रामिंग एक मुफ्त ओपन सोर्स भाषा और सॉफ्टवेयर वातावरण है जो विशेष रूप से सांख्यिकी गणना, डेटा विश्लेषण और ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए डिजाइन की गई है। यह उपयोग करने, डाउनलोड करने और संशोधित करने के लिए एकदम फ्री है। वर्ष 1990 के दशक में रास इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन द्वारा विकसित यह भाषा डेटा वैज्ञानिकों और विश्लेषकों के बीच लोकप्रिय है, जो जटिल डेटा हेरफेर को आसान बनाती है और विंडोज, मैक एवं लिनक्स पर आसानी से चलती है। इस प्रकार सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं कि आर प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर की भाषा है जो कि 1990 में इन विद्वानों के द्वारा तैयार की गई है। आर प्रोग्रामिंग को समझने के पश्चात आर प्रोग्रामिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी पहली विशेषता है ओपन सोर्स। आर पूरी तरह से मुफ्त और सभी के लिए उपलब्ध है। इसकी दूसरी विशेषता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यह विंडोज, मैक ओएस और यूनिक्स सहित विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से चल सकती है। इसकी तीसरी विशेषता है विशाल लाइब्रेरी और पैकेज। आर में हजारों पैकेज उपलब्ध है जो विशिष्ट सांख्यिकी कार्यों और डेटा विश्लेषण को बहुत आसान बनाते हैं। उत्कृष्ट डेटा विजुअलाइजेशन। आर में ggplot2 जैसे पैकेज का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ और चार्ट बनाना आसान होता है। इसकी पांचवी विशेषता डेटा हैंडलिंग और विश्लेषण। यह डेटा को प्रभावी ढंग से साफ करने, बदलने और विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत सुविधा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि आर प्रोग्रामिंग के क्या क्या उपयोग है। आर प्रोग्रामिंग का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें नंबर 1 डेटा साइंस और विश्लेषण। डेटा से इंसाइट निकालने और निर्णय लेने के लिए आर प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी मॉडलिंग। जटिल सांख्यिकी मॉडल बनाने और लागू करने में भी आर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही डेटा माइनिंग। बड़े डेटा सेट से पैटर्न और रुझानों की खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जैविक डेटा के विश्लेषण में भी आर प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। साथ ही शोध और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में विशेष रूप से शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं द्वारा अनुसंधान के लिए एक मानक उपकरण के रूप में आर प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त में यदि हम समझें इसको, आर उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली और लचीला उपकरण है जो डेटा के साथ काम करना चाहते हैं और सांख्यिकीय विश्लेषण में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। आप ग्रेट लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्मों पर हिंदी भाषा में भी आर प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने आर प्रोग्रामिंग का परिचय, उसकी विशेषताएं, उसका उपयोग
किस प्रकार से होता है यह समझने का प्रयास किया है। आर प्रोग्रामिंग को समझने के पश्चात अब हम बात करते हैं आर स्टूडियो की। आर स्टूडियो, जिसे आप पॉजिट के नाम से भी जाना जाता है, आर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए एक लोकप्रिय ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आर भाषा का उपयोग करके डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी कंप्यूटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के काम को बहुत आसान बनाता है। इसका आशय यह है कि आर स्टूडियो में हम लोग आर प्रोग्रामिंग नामक भाषा का उपयोग करके काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर स्टूडियो का उपयोग कैसे होता है। आर स्टूडियो स्वयं एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि यह आर भाषा के साथ काम करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। यह कई सुविधाएं देता है, जिसमें नंबर 1 कोड एडिटर। इसमें सिंटैक्स हाइलाइटिंग और कोड ऑटो कंप्लीशन जैसी सुविधाओं के साथ एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जिससे कोड लिखना तेज और आसान हो सकता है। नंबर 2 कंसोल। यह वह जगह है जहां आप आर कोड को सीधे चला सकते हैं और तुरंत ही उसके परिणाम भी देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 प्लॉट और विजुअलाइजेशन। आप अपने डेटा के ग्राफ और प्लॉट आर स्टूडियो इंटरफेस के भीतर ही देख सकते हैं, जिससे डेटा विजुअलाइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 4 वर्क स्पेस प्रबंधन। यह आपको फाइलों, डेटा सेट और पैकेजों को आसानी से प्रबंधित करने की सुविधा देता है, जो एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 5 डिबगिंग टूल्स। इसमें कोड में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने के लिए उपकरण शामिल होते हैं। इस प्रकार आर स्टूडियो का उपयोग किया जाता है आर प्रोग्रामिंग भाषा के साथ। संक्षेप में आर स्टूडियो को समझें। आर स्टूडियो डेटा साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों, सांख्यिकीविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक टूलकिट है, जो आर प्रोग्रामिंग की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने में हमें मदद प्रदान करता है। इस प्रकार आर स्टूडियो को हमने यहाँ पर आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि आर स्टूडियो को आप अपने सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि में कैसे इंस्टॉल करें, क्या प्रोसेस होगी। तो आप थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। आर स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए पहले क्रैन से आर, जो कि ये इसका भाग है, इंस्टॉल करें। फिर पॉजिट की आधिकारिक वेबसाइट से आर स्टूडियो डाउनलोड करें। विंडोज़ पर .exe फाइल चलाएं और मैक पर .pkg फाइल इंस्टॉल करें। महत्वपूर्ण है कि आर स्टूडियो से पहले आर इंस्टॉल करें, ताकि त्रुटियों से बचा जा सके। इसका आशय यह है कि आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले आप अपने सिस्टम में आर प्रोग्रामिंग भाषा को इंस्टॉल कर लें, ताकि त्रुटियों से बचा जा सके। आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने के कौन कौन से चरण हैं, इसे हम यहाँ पर समझें। पहला चरण है आर इंस्टॉल करें। आपको क्रैन की वेबसाइट, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पर जाए। विंडोज़ के लिए डाउनलोड आर फॉर विंडोज़ या मैक के लिए डाउनलोड आर फॉर मैक ओएस चुनें। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करें। नंबर 2 आर स्टूडियो इंस्टॉल करें। आर स्टूडियो की वेबसाइट, जो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, इस पर जाए। डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप पर क्लिक करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके पास है, विंडोज़, मैक ओएस या लिनक्स के लिए उपयुक्त फाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड की गई फाइल को चलाएं और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की। इंस्टॉल होने के बाद आर स्टूडियो को ओपन करें। कंसोल में आर का वर्जन दिखाई देगा जो यह पुष्टि करता है कि आर और आर स्टूडियो सही तरीके से कनेक्ट हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात है, आर स्टूडियो केवल एक IDE अर्थात इंटरफेस है। इसे काम करने के लिए पहले से इंस्टॉल किए गए आर बेस की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं आर बेसिक सिंटेक्स की। आर प्रोग्रामिंग की मूल सिंटेक्स सांख्यिकी गणना और डेटा विश्लेषण के लिए डिजाइन की गई है, जो ट्यूटोरियल पॉइंट के अनुसार समझने में आसान है। इसमें मुख्य रूप से डेटा असाइनमेंट, ये वाला चिन्ह, फंक्शन कॉल और कमेंट्स शामिल है, जो ग्रीक फॉर ग्रीक्स के अनुसार डेटा हेरफेर को सरल बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आर के मुख्य मूल सिंटेक्स नियम। असाइनमेंट पहला है, आर में किसी चर को मान देने के लिए ये वाला चिन्ह या बराबर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है x और चिन्ह दिया है, फिर 10 दिया है, और यहाँ पर दिया है y बराबर 5। इस प्रकार इन दो चिन्ह का उपयोग असाइनमेंट के लिए किया जाता है। इसके बाद हेलो वर्ड जब प्रिंट करना हो तो किसी आउटपुट को स्क्रीन पर देखने के लिए प्रिंट का की दबाएंगे, और ये ब्रैकेट है फंक्शन का उपयोग करते हैं। प्रिंट हेलो वर्ड आपको दिखाई देगा। इसके बाद कमेंट्स की बात करें, जहां पर हम हैश का उपयोग करके कोड में कमेंट्स लिखे जाते हैं जिन्हें आर निष्पादित नहीं कर पाता। जहां पर हैश लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कमेंट्स किया गया है। डेटा टाइप और संरचना वेक्टर, सबसे बेसिक डेटा संरचना, उदाहरण के लिए वी और ये चिन्ह, फिर सी दिया है 1 2 3। मैट्रिक्स, जिसे हम अपने पहले वीडियो में भी समझ चुके हैं, समान डेटा प्रकार वाला 2D सारणी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें कॉलम और पंक्तियाँ होती है। केस सेंसिटिव, आर में x और y दो अलग अलग चर माने जाते हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर आर की बेसिक सिंटेक्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आर पैकेज की। ये क्या होता है? आर पैकेज आर प्रोग्रामिंग भाषा में एक फंक्शन, डेटा और प्रलेखित कोड का एक सुव्यवस्थित संग्रह होते हैं, जो मुख्य रूप से क्रैन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब आर पैकेज जो है वो आर प्रोग्रामिंग भाषा का ही एक भाग है। ये आर की मूल क्षमताओं का विस्तार करते हैं, जिससे विशिष्ट सांख्यिकीय विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन और हेरफेर करना आसान हो जाता है। आर पैकेज के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। इसका क्या उद्देश्य होता है? ये प्री लिखे गए कोड का संग्रह है जो नए फंक्शन जोड़ते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को स्क्रैच से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। संग्रहण स्थान, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, आर पैकेज आर वातावरण में लाइब्रेरी नामक निर्देशिका में संग्रहित होते हैं। स्थापना और उपयोग, इन्हें इंस्टॉल करने के बाद उपयोग करने के लिए लाइब्रेरी और ये जो है ब्रैकेट कमांड का उपयोग करके सेशन में लोड करना होता है। लोकप्रिय पैकेज डेटा विश्लेषण और हेरफेर के लिए dplyr, ggplot2 विजुअलाइजेशन के लिए और tdyr जैसे पैकेज बहुत लोकप्रिय माने गए हैं। क्रैन का फुल फॉर्म है कंप्रेहेंसिव आर्चिव नेटवर्क। पर 15,000 से अधिक पैकेज उपलब्ध है। अगला पॉइंट है डिफ़ॉल्ट पैकेज। आर इंस्टॉल करते समय पहले से ही कुछ मानक पैकेज आ जाते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर इस प्रकार के कमांड आपको देनी होगी, और उसका उपयोग करने के लिए आपको लाइब्रेरी
का कमांड देनी पड़ेगी और इस प्रकार की कमांड आपको देनी पड़ेगी। इस प्रकार आर पैकेज को थोड़ा सा सावधानी से समझने का प्रयास करें, ये आर प्रोग्रामिंग का ही एक भाग है। आर प्रोग्रामिंग, आर स्टूडियो, आर बेसिक सिंटैक्स और आर पैकेज के पश्चात अब हम बात करते हैं बुनियादी बीजगणित की, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा या बुनियादी बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के साथ साथ अज्ञात मानों को दर्शाने के लिए अक्षरों जैसे एक्स वाई जेड या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यह अंकगणित का एक विस्तारित रूप है जो चरों, अचरों और समीकरणों का उपयोग करके समस्याओं को सरल बनाते हैं। बेसिक अलजेब्रा के मुख्य घटक या तत्वों में शामिल है नंबर 1 चर, वे अक्षर जिसको एक्स वाई जेड या ए बी सी डी से हम दर्शाते हैं, जिनका मान निश्चित नहीं होता और बदल सकता है। नंबर 2 अचर, निश्चित मान वाली संख्याएं जैसे 5, -2, 0.068 इत्यादि, जिनका मान फिक्स है जो नहीं बदल सकता। व्यंजक, चर और अचर का संयोजन जैसे 3x + 5। नंबर 4 समीकरण, दो व्यंजकों के बीच समानता को दर्शाने वाला कथन समीकरण कहलाता है, जैसे x + 5 = 10, यह एक समीकरण हो गया। जोड़, घटाव, गुणा और भाग वाले चिन्हों को दर्शाने की प्रक्रिया को हम संक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 5 सेब है और आपको कुल 10 सेब चाहिए तो आप इसे बीजगणित भाषा में ऐसे लिख सकते हैं x + 5 = 10। यहाँ x एक अज्ञात संख्या है। इस समीकरण को हल करने पर x = 10 - 5 = 5 हो जाता है। बेसिक अलजेब्रा का महत्व, यह अज्ञात मानों को खोजने, दैनिक जीवन की जटिल समस्याओं को हल करने और विज्ञान, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र में सूत्रों को समझने में हमें बहुत मदद करता है। बेसिक अलजेब्रा के बाद हम बात करते हैं सदिश, जिसको अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। वेक्टर गणित और भौतिकी में वह राशि है जिसमें परिणाम, आकार या मान और दिशा दोनों होते हैं। परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इन्हें एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जहां तीर की लंबाई परिणाम को और दिशा की ओर इशारा करने वाला शीर्ष उसकी दिशा को दर्शाता है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये इसके परिणाम को बताता है और यह इसकी दिशा को, यह किस दिशा की ओर जा रहा है। उदाहरणों में वेग, बल, विस्थापन और त्वरण वेक्टर में शामिल है। वेक्टर अर्थात सदिश के मुख्य पहलू या बिंदु, नंबर 1 परिणाम और दिशा, वे केवल संख्याओं जैसे 5 किलोमीटर नहीं है, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ज्यामितिक निरूपण, इसे एक सीधी रेखा के रूप में खींचा जाता है जिसके अंत में एक तीर का निशान होता है, जिसको हमने अभी समझा है। नंबर 3 घटक, n आयामों में एक वेक्टर n तत्वों का एक क्रमबद्ध संग्रह होता है। नंबर 4 कुछ प्रमुख प्रकारों में शून्य वेक्टर, इकाई वेक्टर और स्थिति वेक्टर शामिल है। वेक्टर के उदाहरण और उपयोग, नंबर 1 भौतिकी में वेक्टर का उपयोग होता है बल, वेग और विस्थापन के रूप में। गणित में भी वेक्टर का उपयोग होता है, सदिश राशि का उपयोग होता है। बिंदुओं के बीच की दूरी और दिशा निर्धारित करने में वेक्टर का उपयोग होता है। अन्य संदर्भ में वेक्टर का उपयोग कैसे होता है? कंप्यूटर साइंस में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए और बायोलॉजी में डीएनए के वाहक के रूप में भी वेक्टर शब्द का उपयोग किया जाता है या होता है।
वेक्टर के पश्चात ऑपरेटर की बात करें। ऑपरेटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक ऐसे प्रतीक या कीवर्ड होते हैं जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को गणितीय या तार्किक ऑपरेशन करने का निर्देश देते हैं। वे मानों पर कार्य करते हैं और एक नया मान उत्पन्न करते हैं। ऑपरेटरों के कुछ सामान्य प्रकार और उदाहरण जिसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है गणितीय ऑपरेटर। जोड़, घटाव, गुणा और भाग और प्रतिशत ये अंकगणितीय ऑपरेटर कहलाते हैं। दूसरा है तुलनात्मक ऑपरेटर। बराबर, बराबर नहीं है, से बड़ा है, से छोटा है, से बड़ा या बराबर है, से छोटा या बराबर है। जहाँ पर तुलना की बात आती है वहाँ पर तुलनात्मक ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 तार्किक ऑपरेटर। एन आर या नॉट या नहीं, जहाँ पर तार्किक स्थिति हो वहाँ पर इस ऑपरेटर का उपयोग हम लोग करते हैं। नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू मान असाइन करना, प्लस इक्वल टू जोड़े और असाइन करे। जैसे x प्लस इक्वल टू 1 का अर्थ है x इक्वल टू x प्लस 1। संक्षेप में ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के मूलभूत निर्माण खंड है जिनका उपयोग डेटा में हेरफेर करने और निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने 4 प्रकार के ऑपरेटर्स को समझने का प्रयास किया है। अब हम स्ट्रिंग क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग वर्णों का एक अनुक्रम या समूह होता है जिसका उपयोग टेक्स्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें अक्षर, लेटर, संख्याएं, नंबर्स, संकेत, सिंबल और रिक्त स्थान शामिल हो सकते हैं। यह आमतौर पर उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखा जाता है। जैसे हेलो वर्ल्ड, यह उद्धरण चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है कहलाते हैं। स्ट्रिंग के मुख्य बिंदु। नंबर 1 डेटा प्रकार। स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में एक मौलिक डेटा प्रकार है जो पाठ्य डेटा संग्रहित करता है। नंबर 2 अव्यय। यह अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों और प्रतीकों का संग्रह होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, हम लोग इसको इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। 1 2 3 हेलो @ 1 2 3 डेटा साइंस इत्यादि। स्ट्रिंग का उपयोग वेब विकास और डेटाबेस में नाम, पता, संदेश आदि संग्रह करने के लिए भी स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? अधिकांश भाषाओं में स्ट्रिंग को उद्धरण चिन्हों इस प्रकार से रखा जाता है। सरल भाषा में हम इसके उदाहरण को समझें। यदि आप कंप्यूटर में अपना नाम लिखते हैं, जैसे राहुल, ये राहुल लिख दिया आपने, तो कंप्यूटर इसे एक स्ट्रिंग के रूप में समझता है और यह इस प्रकार से है। सबको अलग अलग चिन्हों में बताया गया है। वर्णों का एक सिलसिला इस प्रकार से होगा। आर अलग हो जाएगा, AHUL। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट और डेटा फ्रेम की। लिस्ट और डेटा फ्रेम डेटा को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। लिस्ट पाइथन की एक बुनियादी रैखिक डाटा संरचना है जो विभिन्न प्रकार के डेटा को अनुक्रम में रखती है। हम लोग लिस्ट बनाते हैं, उसकी बात चल रही है। जबकि डेटा फ्रेम पांडास लाइब्रेरी का एक 2D टेबल जैसा, जिसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं, ढांचा है जो संरचित डेटा को आसानी से विश्लेषण करने में हमारी मदद करता है। अब हम लिस्ट या सूचियों को समझें। यह पाइथन की एक मानक ऑर्डर की गई और बदलने योग्य डेटा संरचना है। इसे 1 2 हेलो 4.5 जैसे ब्रैकेट का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के डेटा रखे जाते हैं। यह एकल आयामी अर्थात 1D होती है।
अब बात करते हैं डेटा फ्रेम की। यह पांडास लाइब्रेरी में एक 2 डायमेंशन 2D लेबल युक्त डेटा संरचना है। यह एक्सेल स्प्रेडशीट या SQL टेबल की तरह दिखती है, जिसमें पंक्तियां और कॉलम होते हैं। इसका उपयोग संरचित डेटा का विश्लेषण और हेरफेर करने के लिए किया जाता है। डेटा फ्रेम में कॉलम नाम होते हैं और डेटा के प्रकार समान या भिन्न हो सकते हैं। लिस्ट और डेटा फ्रेम में मुख्य अंतर क्या है? नंबर 1, संरचना का अंतर है। लिस्ट लीनियर 1D होती है, जबकि डेटा फ्रेम टेबल अर्थात 2D होती है। इसका उपयोग लिस्ट सामान्य अनुक्रम डेटा के लिए अच्छी है। डेटा फ्रेम टेबल आधारित डेटा विश्लेषण के लिए उपयोगी है। फीचर्स: डेटा फ्रेम में पांडास के माध्यम से डेटा हेरफेर करने, ग्रुपिंग और पिवोटिंग जैसी उन्नत सुविधाएं मिलती हैं। संक्षेप में, आप लिस्ट का उपयोग डेटा को एक साधारण सूची के रूप में रखने के लिए करते हैं और जब उस डेटा को पंक्ति कॉलम के रूप में विश्लेषित करना हो तो आप इसे डेटा फ्रेम में भी बदल सकते हैं। अब हम टेक्निकल वर्ड सॉर्टिंग की बात करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब है डेटा या अवयवों को एक निश्चित क्रम, जो कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यह कंप्यूटर विज्ञान में सूचनाओं को व्यवस्थित करने, खोजने और विश्लेषण करने जैसी एक बुनियादी प्रक्रिया है। जैसे शब्दों को A to Z क्रम में या संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग के प्रमुख बिंदुओं में इसका क्या उद्देश्य होता है? नंबर 1, मूल उद्देश्य अव्यवस्थित डेटा को क्रमबद्ध करना, जिससे जानकारी को आसानी से ढूंढा जा सके और उस पर रिपोर्ट तैयार करना। नंबर 2, इसके प्रकार की बात करते हैं। मुख्य रूप से डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सॉर्ट किया जा सकता है। नंबर 3, एल्गोरिदम डेटा को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे बबल सॉर्ट, निकटवर्ती तत्वों की तुलना करके उन्हें अदला बदली किया जा सकता है। सिलेक्शन सॉर्ट, सबसे छोटे या सबसे बड़े तत्व का चयन करके उसे सही स्थान पर सॉर्टिंग किया जा सकता है, रखा जा सकता है। नंबर 3, इंसर्ट सॉर्ट, तत्वों को एक एक करके सही स्थिति में डालना संभव हो जाता है। आगे है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ये कुशल बड़े डेटा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। इसका उपयोग कैसे होता है? यह डेटाबेस प्रबंधन, एरे को व्यवस्थित करने, खोज को तेज करने और डेटा विश्लेषण में इसका उपयोग बहुत आवश्यक रूप से किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर चार्ट्स और ग्राफ्स की। आर प्रोग्रामिंग में चार्ट और ग्राफ डेटा को विजुलाइज अर्थात दृश्य रूप में दिखाने के उपकरण है, जो ggplot2 और बेस आर जैसे पैकेजों का उपयोग करके जटिल डेटा सेट को ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट या लाइन प्लॉट में बदलते हैं। ये सांख्यिकी डाटा को आसानी से समझने, पैटर्न और रुझानों की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। आर चार्ट्स और ग्राफ के मुख्य बिंदु, इसके क्या उद्देश्य होते हैं? नंबर 1, जटिल डेटा को विजुलाइज करना, जैसे कि श्रेणियों या रुझानों को दर्शाना। प्रमुख लाइब्रेरीज ggplots, बेस आर, टाइडवर्स इसके प्रमुख लाइब्रेरीज कहलाते हैं। नंबर 3, इसके प्रकार बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट और बॉक्स प्लॉट के रूप में शामिल है। उपयोग डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी निष्कर्ष और रिपोर्टिंग में, विशेष रूप से जब डेटा बड़ा हो तब इसका उपयोग
किया जाता है। आर चार्ट, जिसको हम कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं। नंबर 1, ये सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण है जो समय के साथ उत्पादन प्रक्रिया की स्थिरता को ट्रैक करते हैं। आर चार्ट उप समूहों के बीच अंतर को दर्शाते हैं। एक्स बार चार्ट के साथ उपयोग, इसे आमतौर पर एक्स बार और आर चार्ट के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया के माध्यम और प्रसार दोनों की निगरानी की जा सके। अब हम बात करते हैं एरे की। एरे समान डेटा प्रकार वाले तत्वों का एक समूह है जो मेमोरी में लगातार स्थानों पर संग्रहित होते हैं। यह एक ही वेरिएबल के तहत कई मानों को व्यवस्थित करने की एक मूलभूत डेटा संरचना है। एरे में इंडेक्सिंग, जो कि 0 से शुरू होती है, का उपयोग करके डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि एरे 0, एरे 1 इत्यादि। एरे की मुख्य विशेषताओं में देखें। नंबर 1, समान डेटा प्रकार। एरे में केवल एक ही प्रकार के डेटा, जैसे सभी इंटरजर या सभी कैरेक्टर्स रखे जा सकते हैं। नंबर 2, लगातार मेमोरी स्थान। डेटा कंप्यूटर मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होता है, जिससे उसे खोजना आसान हो जाता है। नंबर 3, इंडेक्स आधारित एरे। एरे का पहला तत्व हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है। निश्चित आकार। आमतौर पर एरे का आकार पहले से घोषित करना होता है, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे के प्रकारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, एक आयामी एरे, 1 डायमेंशन एरे। एक साधारण सूची एक लिस्ट की तरह होता है। नंबर 2, बहुआयामी एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, जैसे 2D एरे जो मैट्रिक्स या टेबल की तरह पंक्तियों और स्तंभों में डेटा को संरक्षित करते हैं।